Hey guys, what's up? This is शिव मिश्रा. You are welcome back to the Learn Book. भारतीय राज्य व्यवस्था के इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, हम उन प्रश्नों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला विकल्प है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो जो ये मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है और प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसलिए जो पहला विकल्प है वो गलत है, दूसरा भी गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा विकल्प भी गलत है क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है व्यवहार में वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है और वो अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है। तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो 74। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री खाली स्थान होता है? ऑप्शंस हैं निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त होता है। देखिए विकल्प में निर्वाचित, चयनित, मनोनीत दिया गया है, नियुक्त नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(2) में यह बताया गया है कि मंत्रियों द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है, न्यायालय को यह अधिकार नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है और यहाँ पे बताया गया है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार वो अधिकृत नहीं है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। अब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, यानी जो मंत्री लोग होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और यही राज्यपाल को, जो राज्य के मंत्री होते हैं, वो सलाह देते हैं। और वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163(3) में बताया गया है। अनुच्छेद 163(3) में राज्यपाल को जो मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद सलाह देती है वो बताया गया है और राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है वो अनुच्छेद 74(1) में बताया गया है। अनुच्छेद 74(2) में यह बताया गया है कि न्यायालय इसकी जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में
बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका जो प्रधान होगा, यानी कि इसका जो मुख्य होगा वो कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, केंद्रीय सरकार का प्रधानमंत्री मुख्य होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के या प्रधानमंत्री के। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का दायित्व बताया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। प्रधानमंत्री का दायित्व अगर कभी पूछा जाए प्रश्न में किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 78 में है। और कभी अगर इस तरह से प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान है, तो वो प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है उसमें। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो मित्रों दो बात आप ध्यान रखिए कि कैबिनेट या जो मंत्रीगण होता है वो क्या होता है, कैबिनेट मंत्री या मंत्रीगण क्या होते हैं, और दूसरा मंत्रिपरिषद। तो मित्रों जो कैबिनेट या जो मंत्रीगण होता है वो प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, जो कैबिनेट या जो मंत्रीगण होता है उसमें प्रधानमंत्री और प्लस जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है मित्रों, इसमें मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। तो मित्रों जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में आपके प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट स्तर के भी मंत्री होते हैं तथा राज्य मंत्री और उप मंत्री को भी शामिल किया जाता है। तो जो उपरोक्त प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, कैबिनेट स्तर के मंत्री। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। विकल्प है मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो कैबिनेट होता है उसमें केवल कैबिनेट प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प। अब मित्रों जो ये कैबिनेट राज्य और उप मंत्री होते हैं, इसमें आप अगर प्रधानमंत्री को भी जोड़ दें तो ये मिलकर मंत्रिपरिषद तैयार होता है। मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट की बात करें तो उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही। तो मित्रों जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। जो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है, नाम मात्र का कार्यकारी, यानी जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, परंतु वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यह सही है। और यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो इस संविधान के अनुच्छेद 77(3) में बताया गया है। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। तो समस्त जो कार्यपालक कार्यवाहियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। तो इसलिए जो दूसरा कथन है वो गलत है। लेकिन जो पहला कथन है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो ये सही है क्योंकि ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(3) में
वर्णित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला विकल्प, केवल एक। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। अब मित्रों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है ये आपका केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जितने भी मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, वो दोनों सदन में बोल सकते हैं। लेकिन कोई मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य वो राज्यसभा का अगर सदस्य है तो वो लोकसभा में अपनी वोटिंग नहीं कर सकता। अर्थात अगर जो प्रधानमंत्री है वो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का अगर सदस्य है तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, और अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो अपने पक्ष में वोट दे सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो पहला विकल्प होगा, वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर वो उच्च सदन के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष तक, 6 माह, 3 माह या 1 माह। तो मित्रों कोई भी मंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री जो किसी भी संसद का सदस्य नहीं है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। इसके बाद में उसको किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अगर नहीं बनता है तो वो केंद्रीय मंत्री फिर नहीं रह पाएगा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75। तो मित्रों ध्यान दीजिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) ये नियुक्ति को विवेचित करता है और अनुच्छेद 75(2) ये मंत्रिपरिषद के पदच्युत को विवेचित करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, अनुच्छेद 75। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। तो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प, लोकसभा का सदस्य। अगला प्रश्न है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होगा? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष मित्रों भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो में बस, अगले वीडियो में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।